नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम लोग लिखते हैं नीटा से, ठीक है। अब विस्कोसिटी क्या होती है पहले वो बता दें। द विस्कोसिटी एज डिफाइंड एज द डिग्री अपॉन विच अ फ्लूइड रेसिस्ट द फ्लो अंडर द अप्लाइड फोर्स। मतलब कि अगर कोई फ्लूइड को सरफेस पे फ्लो करवाना है, जैसे मान लीजिए एक फ्लूइड जो है सरफेस पे फ्लो हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को बतलाने के लिए हम लोग विस्कोसिटी पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस पे फ्लो होती है, इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। कैसा फ्रिक्शन फोर्स होगा? लिक्विड की वजह से फ्रिक्शन फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू होती है F इक्वल्स टू नीटा एरिया इंटू dV अपॉन dx, ठीक है। अब ये फोर्स कहां से आया समझ में आया? किसमें फोर्स लग रहा है? दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। डिफाइन क्या कहते हैं इसको? इट इज द विस्कोसिटी ऑफ ए डिग्री अपॉन विच द फ्लूइड रेसिस्ट टू फ्लो अंडर द अप्लाइड फोर्स। मतलब फ्लूइड बहने की कोशिश करता हो, उसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स लगता है, उसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कितना लगता है। It is measuring by the tangential friction force acting per unit area is divided by the velocity gradient under the conditions। जो मैंने बोला वही चीज है। The friction force is applied to the coefficient of viscosity into cross section area। वही cross section area मतलब कितने एरिया में लग रहा है। अगर हम पूरे में ना लेकर के अगर एक वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उसका एरिया A एज्यूम कर रहे हैं, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, उसको लिए A और किस रेट से फ्लो कर रहा है। तो ये वाटर अगर फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी v होने की वजह से इस पे फ्लो है v, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो लिखे हैं हम लोग dv बाई dx। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्यों लिए? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं फ्लो जो हो रहा है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, बस इतना हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट लग रहा है। फिर कहता है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसी को कहते हैं हम लोग विस्कस फ्लो, या हम बोलते हैं द विस्कोसिटी ऑफ द फोर्सेस व्हिच अप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लो। लिख दिया फॉर्मूला, और यहां से निकालना है हमें इसकी वैल्यू। तो क्या करेंगे, ये फोर्स है, चाहे विस्कस फोर्स है, या हम लोग बोलते हैं इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग mlt-2 नीटा, क्रॉस सेक्शन एरिया है तो L2 dv अपॉन dx, वेलोसिटी lt-1 अपॉन dx यानी डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। तो ये लिख दिए, हो गया। और डिस्टेंस कितना है L, तो L लिख दिए। अब ये L से L कट जाएगा, यहां से निकालेंगे m नीटा इक्वल्स टू, इसके नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं, तो mlt-2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर और t-1, L स्क्वायर t-1 डिवाइड में गया, ऊपर जाके क्या होगा, ml-2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 + 1 -1, t-1 है, ऊपर जाएगा +1 होगा, तो t की पावर में +1 बचेगा। +1 और -2 पहले से है तो बच जाएगा -1, -2 पहले से प्लस जाएगा तो कट जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास विस्कोसिटी n, जिसको बोलते हैं n को ही बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कभी भी विस्कोसिटी पूछे तो हम लोग हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ही विस्कोसिटी कहते हैं। तो हम लोग मोटा मोटी निकालते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट n को ही, और उसको बोलते हैं विस्कोसिटी इतना लगा। और जब कोई फोर्स की बोलेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है कुछ लिक्विड पे, तो हम लोग उस केस में फोर्स निकालेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसका बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द अपोज द फ्लो ऑफ मोशन ऑफ ए करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या करता है, करंट को जो फ्लो होती है पाथ में, उसको अपोज के नेचर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब इसको निकालते कैसे हैं हम लोग, V = IR से। अब हमें निकालना है R, तो लिखेंगे R = V अपॉन I। अब हमें V जो है वो क्या है, वोल्टेज है, करंट जो है हमारा करंट ही है,
तो हम वोल्टेज का हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहते हैं, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे Q से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया V इंटू क्यू अपॉन I इंटू क्यू। और हम लोग जानते हैं we know that the voltage, हम लोग क्या कहते हैं, the potential difference V इक्वल्स टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हमारे पास वोल्टेज और चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल यानी वोल्टेज इनटू चार्ज। तो हम लोग लिख देते हैं इसकी जगह पे वर्क डन, तो क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट। आई को लिख सकते हैं हम लोग किसके टर्म में, Q इंटू टी के टर्म में, क्योंकि अच्छा हो तो नहीं भी लिख सकते हो। आई को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, तो Q चेंज करें तो आई का आई रह जाएगा, और Q को चेंज करेंगे IT में, क्योंकि Q फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास करंट है, तो उसको चेंज करेंगे करंट में। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए उसको हम चेंज किए टाइम में। यहाँ से वर्क का फॉर्मूला आ गया हमारे पास mL2t-2, और ये हो गया करंट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर टाइम t, सॉल्व किए आ गया mL2 a की पावर -2 t की पावर में -3। इसको अच्छे ढंग से लिखते हैं, t की पावर में -3 और a की पावर में -2, ऑर्डर की तरह से लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास रेसिस्टेंस का, क्या होगा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 7, कैपेसिटेंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। इसमें कैपेसिटेंस का डेफिनेशन कहता है, अ कैपेसिटेंस इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट टू यूज्ड फॉर स्टोरिंग द चार्ज एंड एनर्जी, and the usual capacitor is a pair of parallel plate capacitor by a small distance, and when the steady voltage is applied across a capacitor, the charge Q is stored on a one plate and minus Q on the other plate। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कैपेसिटेंस इसको कहते हैं, जैसे दो प्लेट होता है, जो कि कैसे होते हैं, पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, वेरी स्मॉल। ये डिस्टेंस कितना है, d, दिस इज वेरी स्मॉल। तो इनमें बोलते हैं, जब हम दो प्लेट को अगर आपस में रखते हैं तो उनमें हम बोलते हैं दोनों प्लेट पे चार्जेस इंड्यूस होता है। कैसा चार्ज होता है, एक पे प्लस चार्ज, एक पे माइनस चार्ज। तो दोनों के बीच में जब चार्जेस अलग अलग इंड्यूस होंगे, किसकी वजह से, द यूजुअल कैपेसिटर पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर separated by small distance when a steady voltage is applied। अच्छा, जब इसको हम लोग किसी वोल्टेज से जोड़े हैं, अब जब वोल्टेज से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, एक चार्ज इंड्यूस होगा, एक पे प्लस का, एक पे माइनस का। फिर कहता है एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज चार्ज Q एंड माइनस Q ऑन द अदर प्लेट एंड अपोजिट साइड। तो उससे क्या होगा, एक कैपेसिटेंस जनरेट होगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिटरमाइंड बाय द कैपेसिटेंस, कितना चार्ज इसमें इंड्यूस हुआ उसको बतलाने के लिए हम लोग कैपेसिटेंस समझते हैं, जिसको बोलते हैं Q इक्वल्स टू C इंटू V। ये बता रहा है चार्ज, क्या बता रहा है, चार्ज और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कितना कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हुआ, दैट इज चार्ज इंड्यूस हुआ, दैट इज इक्वल्स टू C इंटू V के। अब हमें निकालना है इसमें कैपेसिटेंस यानी C की वैल्यू निकालनी है कि डायमेंशनली इसका यूनिट क्या होगा डायमेंशन के तौर पे, ठीक है। तो हम निकालेंगे C इक्वल्स टू Q अपॉन V से। अच्छा, हमें ये जरूरत क्यों पड़ा कैपेसिटेंस के बारे में, वो भी सुन लेते हैं। Since the charge cannot change instantaneously, यानी यहाँ से चार्ज यहाँ पे बहुत स्लो प्रोसेस में जाता है, इंस्टेंटेनियसली the voltage across the capacitance cannot change instantaneously either। हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें दोनों चार्ज बॉडी में वोल्टेज जो है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो रहा है, मतलब हर एक के लिए अलग अलग चेंज नहीं हो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस में चेंज हो रहा है। एंड द कैपेसिटेंस कैन बी यूज्ड टू अ ग्राउंड गार्ड अगेंस्ट द सडन लॉसेज ऑफ वोल्टेज इन अ सर्किट। और हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस जो है इसमें, वो इसमें रेजिस्टेंस लॉस करता है वोल्टेज को सर्किट में। एंड अमंग द अदर यूजेस आल्सो द स्टडी लेटर्स, इनमें और भी कई सारे लॉसेस होते हैं जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो एक तरफ से मुख्य तरह समझ रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस क्या करता है, इज स्टोरिंग द चार्ज और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस। तो हमें किसी भी सर्किट में अगर हमें एनर्जी को स्टोर करना है या चार्ज को स्टोर करना है तो कैपेसिटेंस सर्किट में लगाना चाहिए।
और हमारे टीवी, रेडियो, टेलीविजन, हर एक डिवाइस में कैपेसिटेंस लगा रहता है ताकि वो चार्ज को, एनर्जी को स्टोर करके रख सके। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना है कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो आ गया C इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू वी। और पिछले क्लास में मैंने बताया था, मतलब पिछले एग्जाम्पल में क्यू इंटू वी का मतलब वर्क डन, तो क्यू स्क्वायर अपॉन वर्क डन। और यहाँ क्यू क्या है, चार्ज है। तो जब भी चार्ज आएगा तो हम लोग याद रखेंगे कि वी नो दैट द करंट यानी I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, सो क्यू इक्वल्स टू I इंटू टी। हमेशा यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ पे I और T दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हमें जो भी फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे I इंटू टी और का स्क्वायर अपॉन वर्क डन का फॉर्मूला होता है ml2t-2। तो यहाँ से आ गया I का स्क्वायर यानी एम्पियर का स्क्वायर, क्योंकि करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, तो एम्पियर का स्क्वायर। टाइम है तो टाइम फिर लिखेंगे t कैपिटल में, t का स्क्वायर, और ये आ गया ml2t-2। तो यहाँ से t-2 ऊपर जाके m-1 L2 और t-2 ऊपर जाके t प्लस का 4 और m2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आता है कैपेसिटेंस का। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, बस यही तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जिसको लिखते हैं हम लोग म्यू नॉट से, हमें उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ इट्स अ वेरी टफ थिंग, बोल रहा हूँ जो भी लोग 11th-12th के हैं उनके लिए आसान नहीं होगा डाइजेस्ट करना। तो जो लोग 13th में जेई हैं या वो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज हेल्पफुल है। तो समझिए, द मैग्नेटिक परमेबिलिटी समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन। क्या कहता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी? द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज अ रिलेटिव इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल। यानी किसी भी मटेरियल के अंदर में मैग्नेटिक परमेबिलिटी वैसी फैक्टर होती है जो कि बढ़ती है या कम होती है, डिपेंड करता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मटेरियल के अंदर कैसे वैरी करती है विथ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन विच द गिवन मटेरियल इज लोकेटेड। जो कि उस मटेरियल के अंदर हर एक जगह पे कंपेयर करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, जो उस फील्ड मटेरियल के अंदर में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डिपेंड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देके समझाएंगे इस चीज को। मान लीजिए एक बॉडी है इस टाइप का, यह है नॉर्थ और एक रिंग है और दूसरी तरफ है साउथ। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे। किसके वजह से? नीचे की वजह से। दोनों में साउथ और नॉर्थ अपोजिट पोल का नेचर है, तो दोनों की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा और वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। अब ये बीच में मैंने क्या डाला है, एक रिंग डाला है। ये रिंग क्या कर रहा है, तो रिंग के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास करेंगी और कहां से जाएंगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाएगी। दूसरा एग्जांपल क्या है, ये एक बार वापस से सेम फील्ड लेते हैं, नॉर्थ साउथ। इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, फील्ड लाइंस सीधे जाएंगी, जो कि अब एयर है मीडियम, और यहाँ पे मीडियम क्या था, रिंग था। तो कह रहे हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एस्टैब्लिश्ड विद इन द मटेरियल ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिवाइडेड। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी, ये किसी भी मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसके अंदर कितना फ्लक्स डेंसिटी है बी पे डिपेंड करता है। ये जो आपका बी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिपेंड करता है म्यू नॉट की वैल्यू। और इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे उस जगह पे। कैसे आया फॉर्मूला वहां डिस्कस करेंगे। बस समझ में आया कि प्रॉपर्टी कहां से आई है, जनरेट यहां से हुई है और ये बना है। अब इसमें निकालना है हमें किसकी वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू। किसके हेल्प से, बी के हेल्प से। तो लिखेंगे एक और फॉर्मूला, हम जानते हैं किसी भी अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है, किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ
मान लो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी और उसमें कोई चार्ज क्यू, तो उसमें फोर्स कितना लगता है, हम लिखते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है बी क्यू इंटू वी। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, उसमें अगर चार्ज क्यू हो, उस पर वेलोसिटी मूव कर रहा हो, मतलब चार्ज मूविंग कंडीशन में हो, तो उस पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू कहती है F इक्वल्स टू बी क्यू वी, या बोलते हैं बी वी क्यू। ठीक है, यहाँ v वेलोसिटी है और b हो गया मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे q जो है वो है चार्ज। अब हमें निकालना है इस फॉर्मूला से पहले b की वैल्यू, उस b की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। उसके बाद तो निकालेंगे यहाँ से b इक्वल्स टू एफ अपॉन का q इंटू वी। फॉर्मूला f का होता है mlt माइनस 2, q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, तो I के लिए एम्पियर टाइम t, और v वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है lt माइनस 1। दोनों में कॉमन क्या है, t इधर प्लस में इधर t माइनस में कट जाएगा, और ये दोनों को ऊपर लेके गए तो क्या आएगा m l t माइनस 2। ये a है और ये है l, l ऊपर जाके क्या बन जाएगा एल टी माइनस 1, ऊपर में एम एल टी माइनस 2। हाँ तो एल जीरो बन जाएगा फिर, क्योंकि नीचे भी एल ऊपर भी एल है, तो ये एल से एल कट गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा। फिर ये बचा ए एम्पियर, तो लिखेंगे ए के पावर माइनस 1। तो फॉर्मूला आ गया हमारा बी का। इसी फॉर्मूला को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे, इसको इक्वेशन 2 नाम दे, दोनों से फ्रॉम 1 and 2 उसको पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आएगा एम एल 0 t माइनस 2 a माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन, अब ये 2 पाई कांस्टेंट है, लिखने जरूरत नहीं है, r रेडियस बदलता रहता है तो ये लेंथ लिख रहे हैं इसके लिए। यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल टी माइनस 2, और ये जो करंट है डिवाइड हुआ ऊपर चला गया तो आ गया ए की पावर माइनस 2। ये फॉर्मूला आ गया हमारा म्यू नॉट की वैल्यू, मैग्नेटिक ऑफ परमेबिलिटी की फॉर्मूला। कैसे डिराइव हुआ ये पूरा एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोलर कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, अभी तक हमारा चल ही रहा है और उम्मीद है कि अगले क्लास तक ये चीज चलता ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग इसी टॉपिक पे पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के अंदर भी सोलर कांस्टेंट क्या कहता है, डेफिनेशन समझते हैं। The rate at which the energy reaches the Earth's surface from the sun usually taken to be as 1388 watt per meter square। यानी कितना टाइम लगता है, कितना एनर्जी लगा अर्थ सरफेस पे उस सन रेज को पहुंचने में, जिसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। कितना टाइम लगा सन रेज को अर्थ तक पहुंचने में, उसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे सोलर कांस्टेंट इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ml2 t माइनस 2 अपॉन टाइम का हो गया t, ये हो गया ml2 t माइनस का 3 t टू द पावर माइनस का 3। इजी था, मिल गया आंसर। पॉइंट नंबर 10। अगला है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से लिखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, द इन स्पेशली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही पढ़ते हैं फ्लक्स के बारे में। अगर उसके बारे में पढ़ा जाए तब तो कहते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ओवर द सरफेस। यानी कि किसी भी फिगर में, जैसे मान लीजिए आपको कोई डिस्क है, अगर ये डिस्क में बोलेगा फ्लक्स कितना यूज करता है, तो हम लोग बोलते हैं इस डिस्क का कितना एरिया है, उनसे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो b इंटू एरिया, तो लिख सकते हैं फ्लक्स इक्वल्स टू b इंटू एरिया के, और b का मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू वी के इंटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला होता है mlt माइनस 2, और q का हो गया फॉर्मूला I इंटू टी, तो I को लिख दीजिए एम्पियर इंटू टाइम t, और वेलोसिटी का हो गया lt माइनस 1, और एरिया को लिख दिए एल स्क्वायर। यहाँ से देखो L से एक L कट गया और ये t स्क्वायर से t कट गया, आंसर आ गया m l, एक L बचा, एक L यहाँ है, L स्क्वायर t माइनस 2, एक m के नीचे ऊपर गया a माइनस 1। ये फॉर्मूला आ गया फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला।
और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ेंगे ये चीज और मैग्नेटिक फील्ड में ही पढ़ेंगे ये चीज, दोनों में ये फ्लक्स आएगा। अगला है लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, 11 नंबर, करंट डेंसिटी। सिंपल डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं जे को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं करंट पर यूनिट एरिया को, यानी आई पर यूनिट एरिया यानी एल स्क्वायर। तो करंट का फॉर्मूला होता है एम्पियर, L-2 इज नोन एज करंट डेंसिटी। ये मेरा लास्ट था। अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे वहां आपको अगले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलेंगे।